Yo, what's up? Good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस अमेजिंग से सेशन में। हम लोग कर रहे हैं जीएसटी की रिविजनरी सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट मई 2024 और आज इसका है लेक्चर नंबर 4 जहां पर हम exemptions from GST के बारे में बात करेंगे। For those of you who do not know what we're doing and what we do so far, so ये इनकम टैक्स का रिविजन हम लोगों ने 1 फरवरी से स्टार्ट किया था। तो ये सब कुछ हो चुका है। 4 मार्च तक हमारा इनकम टैक्स का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है और जीएसटी का रिवीजन फिर हम लोगों ने 5 मार्च से स्टार्ट किया और आज 13 मार्च है जब हम लोग लेक्चर 4 एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपके बाकी आने वाले लेक्चर्स का शेड्यूल है, इसको आप लोग यहां पर देख सकते हो और नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन ऑफ एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। अब मेरी बात जरा बहुत ध्यान से आप लोग सुनो। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इसमें मेरे रिवीजन कराने लायक कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं। ठीक है, एक्चुअली इस चैप्टर के जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने इस तरह से दिए हैं कि वो एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। कैसे दिए हैं अगर आप देखो तो मैंने सारी की सारी चीजें ना टैब्यूलर फॉर्म में दी हुई हैं। ठीक है, हम लोगों को यहां पर जब इसका रिवीजन करना है या जब इस चैप्टर को पढ़ना है तो पूरा एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। ठीक है, और क्या होता है कि आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो बहुत डर लगता है क्योंकि कंफ्यूजिंग बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट्स होते हैं। कई सारी चीजें एग्जेम्प्ट हैं, कई सारी चीजें टैक्सेबल हैं, कैसे याद रखें, कैसे होगा, क्या होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारा कंफ्यूजन आता है। ठीक है, तो अब इसके लिए एक चीज तो यह है कि मैंने सारी की सारी सर्विसेज को, ये जो अगर आप मेरी बुक में देखोगे, ठीक है, सो दिस इज द बुक, राइट, दिस इज माय जीएसटी बुक। तो अगर आप सारी की सारी सर्विसेज को देखोगे और वो नोट्स मैंने आप लोगों को यहां पर भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो हर सर्विस में आपको ऐसी टेबल दिख जाएगी, राइट। जैसे यहां पर हम लोगों ने किया चैरिटेबल एक्टिविटीज। अब चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बात कर ली, मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या क्या है उसके बारे में बात कर ली। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों ने देखा होगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपको एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज देता है, ठीक है, और उसके आगे उनकी वैल्यूज दी हुई होती हैं और बताता है, वो पूछता है आपसे कि बताओ कितनी टैक्सेबल वैल्यू इसमें से आएगी, राइट। तो फिर आपको देखना होता है अच्छा ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, और जो जो एग्जेम्प्ट होती हैं आप उसको इग्नोर करते हुए चलते हो, जो जो टैक्सेबल होती हैं आप उसको इंक्लूड करते हुए चलते हो, और फाइनली जो भी टैक्सेबल सर्विसेज होती हैं उनकी वैल्यूज को आप टोटल करते हो और ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकल कर आ जाती है, राइट। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी बार जम्बल्ड अप आते हैं। इनफैक्ट मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो जम्बल्ड अप क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज अपनी रेगुलर क्लासेस में बताता हूं, अभी भी बता रहा हूं, 70% कोई भी बंदा बहुत आराम से ला सकता है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, ऑन एन एवरेज ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 70% ऑफ 5 नंबर अगर आप देखो तो आपके 3.5 मार्क्स मिलते हैं। मतलब अगर 3 से 4 नंबर आप इस क्वेश्चन में लेकर आ रहे हो, इस चैप्टर में लेकर आ रहे हो, तो इट्स मोर देन इनफ। बहुत ज्यादा कि नहीं मेरे को 5 on 5 ही लाने, उसके चक्कर में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज द मोर यू ट्राई टू मेमोराइज ईच एंड एवरी लिटिल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, द मोर कंफ्यूज्ड यू विल कीप ऑन गेटिंग। एंड इतना टाइम दे रहे हैं इस चैप्टर के लिए बिल्कुल भी वर्थ इट है नहीं, राइट। अगर आप आईसीएआई का स्टडी मटेरियल देख लो या आप कहीं पर भी कुछ भी देख लो तो सारी चीजें काफी जम्बल्ड अप तरीके से दी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे अगर एजुकेशनल सर्विसेज स्टार्ट हुई तो वहां पर कुछ दिया होगा और फिर बट इसमें ये एक्सेप्शंस हैं, बट ऐसा है, बट वैसा है, बट वैसा है। तो याद रखना ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हम ऑलरेडी एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं, अब एग्जेम्पशंस के अंदर एक्सेप्शंस, इसका मतलब क्या है, एग्जेम्पशंस के अंदर एक्सेप्शंस का मतलब वो टैक्सेबल हो गया वगैरह वगैरह। तो जो मेरे नोट्स हैं मैंने सारी के सारी सर्विसेज में से एक एक एस्पेक्ट इस तरह से दिया हुआ है जैसा वो एग्जाम के क्वेश्चन में आने वाला है। जैसे ग्रांट ऑफ एडवर्टाइजिंग राइट्स टू अ पर्सन ऑन द प्रेमिसेस ऑफ चैरिटेबल या रिलीजियस ट्रस्ट और ऑन पब्लिकेशंस ऑफ द ट्रस्ट। अब ये यहां पर मैंने लिख दिया है ये टैक्सेबल होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको यही वाली लैंग्वेज मिलेगी, और अगर आपने इस तरह से प्रिपरेशन की हुई होगी ना तो एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको दिक्कत आएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको इसको पढ़ने का जो सबसे सही तरीका है वो पता है क्या है? ये टेबल मैंने दी हुई है हर सर्विस के लिए, हर सर्विस के लिए वाली टेबल है, क्या टैक्सेबल है, क्या एग्जेम्प्ट है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर मैंने दी हुई है प्रॉपर टैब्यूलर फॉर्म में। आपको करना क्या है, आपको एकदम छोटे बच्चों की तरह से करना है। आपको एकदम छोटे बच्चों की तरह से, जो सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे होते हैं उनको याद करना होता है।
आपको क्या करना है, ये जो टैक्सेबिलिटी वाला कॉलम है इस पर अपना हाथ रखना है, ठीक है। ये प्रिंट निकाल लो आप, या आपके पास बुक है तो बुक है तो बेस्ट है, ठीक है। बुक है तो बेस्ट है, बुक तो लेनी ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बुक से ही करनी है, ठीक है। तो बुक में आपको क्या करना है, ये टेबल आपको मिल जाएगी, आप ये टैक्सेबिलिटी वाले कॉलम के ऊपर हाथ रखो, ठीक है। लेफ्ट वाले कॉलम से एक एक चीज पढ़ना स्टार्ट करो, और फिर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, सीरियसली बताऊं, अपनी अकल लगाकर, अपना दिमाग लगाकर, अपने दिल से पूछकर ये बताओ कि ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, और उसके बाद उसमें से चेक करते रहो, ठीक है। तो मैंने अगर इस टेबल के ऊपर अपना हाथ ऐसे रखा और मैं देख रहा हूं ग्रांटिंग एडमिशन टू इवेंट्स, फंक्शन, सेलिब्रेशन, शोज अगेंस्ट एडमिशन टिकट्स और फीस, टैक्सेबल होना चाहिए ये तो। एडमिशन टू इवेंट्स में ग्रांट कर रहे हो ना, इसमें चैरिटेबल क्या हो गया, ये तो टैक्सेबल है, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, हो सकता है मेरे मन में आए कि यार ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं कॉलम के ऊपर से हाथ हटाऊंगा मुझे दिख जाएगा क्या, कि ये टैक्सेबल है, और ये पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए इंपॉर्टेंट। क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज मुझे याद नहीं रही, ठीक है। एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर आएंगे। एग्जाम में कभी भी नहीं बोलेगा कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल एक्टिविटीज के ऊपर एक एसे लिख दो कि चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या एग्जेम्प्ट है, क्या टैक्सेबल है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं बोला जाएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें बहुत सारी सर्विसेज दी रहेंगी, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्ट है। एंड द ओनली वे यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन इज इफ यू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंगली, राइट। हेंस दिस टेबल। अब इस टेबल में क्या होगा, आपने प्रिंट निकलवा लिया या आपके पास बुक है, आपने इस टेबल के ऊपर हाथ रखा, टैक्सेबिलिटी पर एक एक सर्विस आप पढ़ते गए, 70% ऑफ द टाइम्स आप खुद देखना, जैसे इसमें कितने पॉइंट्स हैं, इसमें 11 पॉइंट्स है ना, मेरी गारंटी है 70% ऑफ द टाइम्स आपका आंसर सही होगा। 70%। अभी ये 11 पॉइंट्स हैं, 11 में से 70 आप देखो कितना आता है, 7.7 आएगा। 11 में से 70 कितना आएगा, 7.7 आएगा। 7.7 आ गया, मतलब 7 आउट ऑफ 11, 100% मैं आपको बता रहा हूं 7 आउट ऑफ 11 आपका जवाब सही होगा, ठीक है। आप लोग जो पैनिक करते हो ना, वो उस 4 पॉइंट्स के लिए पैनिक करते हो जो आपके हो नहीं पाए। मतलब जो 30% आपसे नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए पैनिक करते हो, और उसकी वजह से आप इस पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और वो जो इतना ज्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसकी कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। तो द बेस्ट वे टू डू इज कि आप एक तो मान के चलो कि 70% तो आपको आने ही आने। अगर 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें से 70% जितना भी होता है, 7 6 42 हो जाता है, 4 नंबर आपके आने ही आने। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर आपके आने ही आने, और वो इस चैप्टर के लिए मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस चैप्टर को एक बार में कभी मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर को एक बार में तो कभी मत पढ़ना, राइट। इसको आपको स्प्लिट कर करके पढ़ना चाहिए। स्प्लिट करके कैसे, कि आज मैंने 4-5 सर्विसेज निपटा ली। जैसे अगर हम लोग ये रिविजनरी नोट्स देखें, ठीक है, तो ये 25 पेजेस के नोट्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 पेजेस के नोट्स हैं ये, ठीक है, सॉरी 25 पेजेस के ही हैं, शुरू के 3-4 पेज तो ऐसे ही हैं, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन और ये सब, तो 25 पेजेस के नोट्स हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि 5 दिन है आपके पास, ठीक है, 5 दिन में आप इस चैप्टर को डिवाइड कर दो कि मैं रोज 5-5 पेजेस की सर्विसेज को याद करूंगा, या रोज 5-5 पेजेस की सर्विसेज को मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज आज आपने पेज नंबर 1 उठाया। अब पेज नंबर 1 में आपने देखा चैरिटेबल एक्टिविटीज का ये चार्ट है, ये चार्ट तो ऐसे ही शोकेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने मीनिंग ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज फटाफट से अपने मन में दोहराई, और उसके बाद आपने इन अदर एस्पेक्ट्स को रिवाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर आप अगले वाले में गए, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग और कोचिंग में गए, उससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं वो आपने टैक्सेबल एग्जाम इस तरह से करना शुरू किया, ये आपका होता गया। रिलीजियस सर्विसेज पर आ गए, कौन सी टैक्सेबल कौन सी एग्जेम्प्ट, ये सब आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरह से अगर आप रोज 5-5 पेज करोगे, रोज 5-5 पेज करोगे, तो 5 दिन में सारा का सारा खत्म, 5 दिन में सारा का सारा खत्म। और जो जो सर्विसेज आप यहां से रिवाइज करते जाओ, उसके हाथ की हाथ किताब से क्वेश्चंस करते रहो, और प्रैक्टिस आ गई, ठीक है। जो जो सर्विस आप यहां से रिवाइज करते जा रहे हो, उसके साथ के साथ आप किताब में से क्वेश्चन करते रहो। ट्रस्ट मी गाइस, एग्जामिनेशंस को लेकर मैं एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान हुआ हूं, बहुत परेशान हुआ हूं। मैंने बहुत सारी रिविजनरी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारा पता नहीं क्या क्या देखा है, लेकिन कभी कोई चीज फायदेमंद होती नहीं है, ठीक है। फायदेमंद क्या होता है कि आप खुद से इन सर्विसेज को करो, इस तरह से करो, और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी मैं भी यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर एक एक चीज बोलता रहूंगा, हाँ ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, उसके पीछे का कोई लॉजिक तो है नहीं,
ठीक है। अब उसके पीछे मैं कोई लॉजिक तो दूंगा नहीं, या फिर मैं लॉजिक बना बना कर दे दूंगा, देखो ये काम आप अच्छा कर रहे हो तो इसमें ऐसा है। अब उसमें जो लिमिट्स आएंगी 1000 रुपए से ऊपर, 10,000 रुपए महीने से ऊपर, 1000 रुपए दिन से ऊपर, इसका मैं क्या लॉजिक दूंगा आपको? ठीक है, इसमें समझाने का भी कुछ नहीं है। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ याद करने का चैप्टर है, इसलिए मैं आपको अभी इस सेशन में याद करने के और इस चैप्टर को टैकल करने का तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में बताता ही रहता हूं, अभी मैं एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। 25 पेज के रिविजनरी नोट्स हैं, 25 पेज के रिविजनरी नोट्स हैं। ठीक है, 5 पेजेस पर डे आप करो, 5 5 से 25, 5 दिन में आपका पूरा चैप्टर खत्म। जो जो सर्विसेज आपकी नहीं आ पा रही हैं, मतलब आपने यहां पर कवर करके, इसको कवर करके आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको रिकॉल हो जा रहा है कि ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, वेरी गुड। अगर सही हो जा रहा है, वेरी गुड। नहीं तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते रहो, उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते रहो। भाई साहब मेरी गारंटी है 5 दिन के अंदर अंदर ये चैप्टर आपका ऑन योर टिप्स होने वाला है, ऑन योर टिप्स। ठीक है, और जैसे जैसे एक सर्विस पूरी होती जाए वैसे वैसे किताब से क्वेश्चन कर, वैसे वैसे आप लोग किताब से क्वेश्चन करते रहो, बात खत्म। तो इस चैप्टर का जो रिवीजन है, एज सच मैं कोई क्विक रिवीजन नहीं करा सकता, और आप लोग इस बात को अग्री करोगे कि इसमें मैं सिर्फ अगर बोलता रहूंगा ना कि ये टैक्सेबल होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा, ये टैक्सेबल होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा, उससे आपको चीजें याद थोड़ी होंगी। एक टाइम के बाद वो इतना मोनोटोनस साउंड करने लगेगा, बिकॉज आई फेस दैट। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारा फेस किया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ऑल यू हैव टू डू इज प्रिंट आउट दीज नोट्स, गेट द बुक। ठीक है, बुक से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। अगर 70 से ऊपर आपका आ रहा है, और मैं आपको 70 का टारगेट दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, 5 दिन अगर आपने मेरे कहे अनुसार इसको कर लिया ना, ठीक है, एंड इट विल हार्डली टेक योर 20 मिनट्स। अगर ये 5-5 पेज आप करते हो, या चलो ठीक है 25 पेजेस है ना, आप 5 नहीं 6 दिन 7 दिन 10 दिन में कर लो, रोज 2-2 3-3 पेजेस कर लो, क्या जा रहा है? ठीक है, टुडे वी आर सिटिंग एट 13th ऑफ मार्च। ठीक है, अगर आपने रोज 2-2 पेजेस 3-3 पेजेस भी कर लिए, तब भी 10 दिन में हो गया ना आपका। और 10 दिन मतलब क्या, मार्च एंड से पहले पहले 25 मार्च तक हो गया, होली मनाओ फिर मजे से। ठीक है, 13 मार्च से आपने स्टार्ट किया, 23-24 मार्च तक अगर आपने इसको कंप्लीट भी कर लिया, तो 25-26 की होली मनाओ ना आराम से, क्या जा रहा है? रोज थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, कभी भी एक साथ इस चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, साथ साथ इसके क्वेश्चंस लगाओगे, ट्रस्ट मी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन रिवाइज दिस चैप्टर। मैं यहां पर बोलता रहूंगा, उससे कोई रिवीजन नहीं होने वाला है। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उनको मैंने यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, और वो बोल्ड में मेंशन है। तो मैं अभी आपको इस वाले सेशन में वो बोल्ड वाले जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, जिससे एक थोड़ा सा उसमें एम्फेसिस आ जाता है, राइट, कि हाँ ये वाली चीजें इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज्यादा है, तो वो एक तरह से इंपॉर्टेंट वाली चीज आ जाती है। बाकी इस वाले चैप्टर का रिवीजन आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। इसमें समरी नोट्स मैं आपको दे चुका हूं, हाथ रखो, ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जाम्प्ट है। मैं बताऊं 50% चीजें तो दिल से आप एकदम सही बता लोगे, 50% चीजें दिल से सही बता लोगे, थोड़ी बहुत आपको याद करनी पड़ेंगी। जब पूरा कर लोगे 70% में मिनिमम बोल रहा हूं आपके आएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसे 10 दिन लगाकर रोज 2-2 3-3 पेजेस भी कर लिया ना, आपके बहुत आराम से इसमें से 10 on 10 आ जाएंगे। ठीक है, 100% इसके क्वेश्चन में आपके आ जाएंगे बहुत आराम से। इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको जो बोल्ड बोल्ड वाली चीज है वो बता दे रहा हूं, जो अमेंडमेंट वाली चीजें। तो देखो, जैसे ये होता है ना एग्रीकल्चरल सर्विसेज, अब इसमें ध्यान देना, एग्रीकल्चरल सर्विसेज में ये जो पॉइंट नंबर 10 है, एग्रीकल्चरल सर्विसेज में जो पॉइंट नंबर 10 है, इस पे ध्यान दो। प्रोसेसेस कैरीड आउट एट एन एग्रीकल्चरल फार्म including tending, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling, or bulk packaging and such like operations which do not alter the essential characteristics of agricultural produce but make it only marketable for the primary market, ये आपका exempt है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, एग्जेम्प्ट है। सेकेंडरी मार्केट के लिए प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। एजुकेशनल सर्विसेज में देखते हैं, ये देखो, ये एक नया आया है, ये एक नया आया है। सर्विसेज बाय एनी अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी by way of conduct of entrance examination for admission to educational institutions। तो आप लोगों को पता है CUET, अब CUET का एग्जाम कौन करवा रहा है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। और CUET के एग्जाम से होता क्या है, कॉलेजेस में एंट्री होती है। तो ये जो CUET एग्जाम्स करवाता है ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगता है इस पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, हेल्थ केयर में आज सच कोई अमेंडमेंट वगैरह है नहीं। गवर्नमेंट, अब देखो इधर
ये इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना, ठीक है, इस पे ध्यान देना। गवर्नमेंट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। देखो, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन रिलेशन टू म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस, ये आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी का मतलब यहां पर दिया हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस आप लोगों को मालूम है, ये इसमें हम लोगों ने बात भी की हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के 243 के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी को फंक्शंस दिए हुए हैं वो एग्जाम्प्ट है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के 243G के अंदर जो पंचायत को फंक्शंस दिए हुए हैं वो भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। अब आगे देखो, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी इन रिलेशन टू पंचायत फंक्शंस, ये एग्जाम्प्ट है, ये हम लोगों को मालूम है। लुक एट पॉइंट्स 3, 4 एंड 5। लुक एट पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, ध्यान देना। सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स and the Ministry of Railways, Indian Railways, effective from 20th October 2023, ये एक अमेंडमेंट आया हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विसेज दे रहा है वो टैक्सेबल है, ठीक है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी इंडियन रेलवेज भी जो सर्विसेज दे रही है वो भी टैक्सेबल है। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ अ पोर्ट और एयरपोर्ट, वो भी आपका टैक्सेबल है। अब आप देखो ना, खुद रेलवे टिकट बुक करते हो जीएसटी लगता है ना यार, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, ये भी आपका टैक्सेबल हो जाता है। ये तीन चीजें आपकी टैक्सेबल है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू अ बिजनेस एंटिटी विद एग्रीगेट टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है? गुड्स के लिए 40 लाख, सर्विसेज के लिए 20 लाख, ठीक है। एक्सेप्ट सर्विसेज मेंशन्ड इन पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन मीट नहीं कर रहा है, तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं एक्सेप्ट फॉर पॉइंट्स 3, 4 एंड 5, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर पॉइंट्स 3, 4 एंड 5 मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स वाली सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटीज को मिलेंगी, इवन दो द बिजनेस एंटिटी डजंट मीट द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट या वेसल वाली सर्विसेज अगर गवर्नमेंट देगी बिजनेस एंटिटीज को, इवन इफ द बिजनेस एंटिटीज डू नॉट मीट द क्राइटेरिया, द थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन, इट विल स्टिल बी टैक्सेबल। एंड सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा। जो अमेंडमेंट आया है ना, वो ये आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वाला, ठीक है। तो सिमिलरली ये आपका पॉइंट नंबर 16 भी देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट पॉइंट्स मेंशन्ड इन 3, 4, 5, तो ये भी आपका एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इधर देखो, आई थिंक दैट्स इट, यस दैट्स इट, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहां पर ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज यहां पर ऐड हुआ है, एंड दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 20th of October 2023, ठीक है। ये आपको यहां पर याद रखना है। इसके बाद ये देखो, ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 9, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही वाला है, पक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, मतलब आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सर्विस दे रहे हो, कैसी सर्विसेज दे रहे हो? वाटर सप्लाई की सर्विसेज दे रहे हो, पब्लिक हेल्थ की सर्विसेज दे रहे हो, सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी की सर्विसेज दे रहे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन की सर्विसेज दे रहे हो 19th अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अगर आप ये सर्विसेज 19th अक्टूबर के बाद दे रहे हो, ठीक है, सॉरी 20th अक्टूबर ऑनवर्ड्स, नोटिफिकेशन आया तो 19 अक्टूबर को, एंड दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 20th अक्टूबर। अगर आप सरकार को ये सारी सर्विसेज दे रहे हो 20th अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, आप पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 5 सर्विसेज आपको याद रखनी है, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन। ये 5 चीजें आप लोगों को याद रख के चलनी है, ठीक। इसके बाद आज सच कोई दिक्कत नहीं है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में ये पॉइंट नंबर 5, ये एक अमेंडमेंट है, इसको देखो। ट्रांसपोर्टेशन टेकिंग प्लेस ओवर प्री-डिटरमिन्ड रूट ऑन अ प्री-डिटरमिन्ड शेड्यूल इन नॉन-एयर कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। Therefore, engagement of non-air conditioned contract carriages by firms for transportation of their employees to and from work is exempt, ठीक है। तो नॉन एसी
कि अगर प्री डिटरमिन्ड जैसे होती है ना कि जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, तो अगर वो नॉन एसी में प्रोवाइड कर रही हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में ये है, एक ये है सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑल अदर एंटिटीज, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, और कोई खास अमेंडमेंट मेरे हिसाब से तो, मेरे ख्याल से तो नहीं आया हुआ है। कुछ एक आध दो चीजें और हैं, रुक जाओ उसको देखते हैं, ठीक है। एक आध दो बोल्ड वाले पॉइंट्स और हैं, वहां में वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद आप लोग देख रहे हो किस तरह से यहां पर सारी की सारी चीजें टैब्यूलर फॉर्म में दी हुई हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन उठकर आता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन उठकर आता है कि ये सर्विस है, बताओ ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन अ पैराग्राफ मैनर या कुछ, ये टैबुलर फॉर्म में दिया है, इससे याद रखने में बड़ी आसानी होगी। एंड इफ यू स्किप ऑन अ सर्टेन पॉइंट, इफ यू मिस आउट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, आप उसको वहीं पर मार्क कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे एक चीज होती जाए साथ साथ उसका क्वेश्चन करते रहो, बढ़िया हो जाएगा काम। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द ओनली वे यू कैन एक्सेल एट दिस एग्जामिशंस वाला चैप्टर। मैं खुद एज अ स्टूडेंट बहुत परेशान रहा हूं, और जब मैंने ये किया है तभी मैं भी अपने स्टूडेंट के टाइम पे कायदे से कर पाया था, ठीक है। ये भी हो गया। ये अब देखो, ये अदर एग्जेम्प्ट सर्विसेज में एक पॉइंट नंबर 3, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यू, दिस इज एन अमेंडमेंट। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस, ठीक है। रहने के लिए अगर आप घर दे रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है। रहने के लिए अगर आप घर दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो रेंटिंग करने के लिए, मतलब अगर आप रहने के लिए घर किराए पर दे रहे हो तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल ड्वेलिंग एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, मतलब मैं सीए निशांत कुमार, अगर क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, तो अगर मैं किराए पर घर लेने जाऊंगा तो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। For the purpose of exemption under this entry shall cover services by way of renting of residential dwelling to a registered person where the registered person is proprietor of a proprietorship concern and rents the residential dwelling in his personal capacity for use as his own resident, ठीक है। तो ये कवर हो जाएगा। एंड सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ठीक। ये भी बात यहां पर हो गई है। अब आओ आगे देखते हैं आगे। अब ये है आपका, अब देखो ये वाली जो चीज है ना, ये इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी शैतानी की है। ये वाली जो चीज है ना, इस चीज को लेकर इंस्टीट्यूट ने शैतानी की है, ठीक है। एंड आई वाज एक्चुअली शॉक्ड कि ये वाली चीज क्यों इंक्लूड की हुई है यहां पर, बिकॉज अगर आप ICAI के स्टडी मटेरियल में देखोगे तो जो नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 है, ये सीए फाइनल लेवल पर कवर्ड है, ठीक है। ICAI के स्टडी मटेरियल में भी नीचे नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, फुटनोट में दिया हुआ है कि ये सीए फाइनल में कवर किया जाएगा, ठीक है। और स्टडी मटेरियल में ये कहीं पर मेंशन भी नहीं है, ठीक है। ICAI के स्टडी मटेरियल में नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 कहीं पर मेंशन्ड भी नहीं है। स्टडी मटेरियल में जहां पर इसका हल्का सा भी मेंशन है ना, बस उसमें फुटनोट में दिया हुआ है कि भाई ये हम सीए फाइनल में कवर करेंगे, ठीक। तो क्योंकि ये एंट्री 10 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 स्टडी मटेरियल में नहीं है, तो इसलिए ऑब्वियसली मैंने अपनी बुक में भी नहीं डाली है। इसलिए आई वाज शॉक्ड टू सी कि ये सीए इंटरमीडिएट के स्टैट्यूटरी अपडेट में ICAI ने दिया हुआ है। बट चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे है। तो देखो, एज पर एंट्री 10 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब वही इंडिया के बाहर हो गया, क्योंकि इंडिया के अंदर तो सभी कुछ टैक्सेबल है, ठीक है। तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अगर सर्विसेज ली जा रही हैं, ठीक है, तो सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज बाय, कौन सर्विसेज ले रहा है, कौन कौन सर्विसेज लेगा, अगर सर्विसेज इंपोर्ट करेगा, कौन कौन सर्विसेज इंपोर्ट करेगा, 1 2 3 4, तो ये एग्जेम्प्ट होंगी, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं तो आपको मालूम है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर जीएसटी लगता है, चाहे विद कंसिडरेशन हो चाहे विदाउट कंसिडरेशन हो। विद कंसिडरेशन होता है तो 7(1)(b हो जाता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है तो शेड्यूल 1 पैरा 4 हो जाता है, ठीक है। सप्लाई वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसका रिवीजन किया हुआ है। लेकिन इस वाली एंट्री में ये मेंशन है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर हो रही है, और अगर ये लोग कर रहे हैं, ये लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इस एग्जेम्पशन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो ये 2 एक्सेप्शंस हैं।
1 अक्टूबर 2023 से इस वाले पॉइंट को रिमूव कर दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से इस वाले पॉइंट को रिमूव कर दिया गया है। ये आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है, ये आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है, बट पता नहीं क्यों स्टैट्यूटरी अपडेट सीए इंटरमीडिएट मई 24 के लिए भी जो स्टैट्यूटरी अपडेट है उसमें ये वाली चीज दी हुई है। तो अगर स्टैट्यूटरी अपडेट में दिया हुआ है तो हो सकता है कि ये आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एज पर एंट्री 10 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 9/2017, services received from a provider of service located in a non-taxable territory by कौन? Central government, state government, union territory, local authority वगैरह वगैरह, an individual in relation to any purpose other than commerce, industry or any other business or profession। ठीक है, बिजनेस के अलावा अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, कौन कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वगैरह। An entity registered under section 12AA12AB of the Income Tax Act 1961 for the purposes of providing charitable activities। ये हमारे सिलेबस में था, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज में ही हम लोगों ने लिखा हुआ था। ठीक है, ये चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर ही लिखा हुआ था कि चैरिटेबल सर्विसेज, अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 12AA12AB में रजिस्टर्ड है, वो अगर इंपोर्ट कर रही है कोई भी सर्विसेज टू प्रोवाइड द चैरिटेबल एक्टिविटीज, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ ये पॉइंट बी था, सिर्फ ये पॉइंट बी था हमारे सिलेबस में और नहीं था। By way of supply of online education journals or periodicals to an educational institution other than an institution providing services by way of preschool education and education up to secondary, higher school or equivalent, or education as part of approved vocational educational course, a person located in non-taxable territory। ठीक है, तो ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। अगर ये चार लोग इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज को तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हाउएवर द एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई टू OIDAR सर्विसेज रिसीव्ड बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन एंट्री ए और बी। अगर ये ए और बी एंट्री वाले लोग OIDAR सर्विसेज लेते हैं तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, OIDAR सीए फाइनल में कवर किया जाएगा। तो OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस एंड रिट्रीवल, ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये सीए फाइनल में कवर किया जाएगा। तो अगर ये दो लोग ए और बी, अगर ये दो लोग OIDAR सर्विसेज लेते हैं तो ये एग्जेम्पशन नहीं होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। और दूसरी चीज, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया रिसीव्ड बाय पर्सन स्पेसिफाइड इन दिस एंट्री। तो पहले ये लिखा हुआ था कि ये चार लोग स्पेसिफाइड है। अगर ये चार लोग कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं, कोई भी गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पानी के थ्रू गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहर से लेकर इंडिया के कस्टम स्टेशन तक आने पर ये वाले जो गुड्स है, इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इस चीज को हटा दिया गया है, मतलब अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर बिंदास जीएसटी लगेगा, चाहे ये चार लोग ही क्यों ना इंपोर्ट करें। पहले यही था ना कि अगर ये चार लोग इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अब है कि अगर ये चार लोग गुड्स को इंपोर्ट करेंगे तो उस पर बिंदास जीएसटी लगेगा। फ्रॉम 1 अक्टूबर 23 सब पॉइंट 2 ऑफ पॉइंट 2 हैज बीन एलिमिनेटेड, मतलब दिस हैज बीन एलिमिनेटेड। तो अब रिवाइज्ड क्या एंट्री क्या हो गई है? सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय A, B, BA, C। However, the exemption shall not apply to OIDAR services received by persons specified in entry A or entry B। ठीक है, तो जहां पर पॉइंट नंबर 2 अगर आपने देखा तो हाउएवर में 2 पॉइंट्स थे, अब हाउएवर के बाद एक ही पॉइंट आ गया है। OIDAR सर्विस के अगर एंट्री, अगर ए और बी वाले लोग OIDAR सर्विसेज लेते हैं तो वो टैक्सेबल आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इस चैप्टर को आराम से करो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आराम से 10 दिन लगाकर करो, रोज 2-2, 3-3 पेजेस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका हार्डली 15 से 20 मिनट अगर आप दोगे ना तो ये वाला चैप्टर होगा। अगर आप ये कोशिश करोगे, ये सोचोगे कि सारा का सारा मैं एक ही दिन में कर लूंगा, तो नहीं होगा। ठीक है, और रोज क्या करो, पिछला वाला साथ साथ रिवाइज करते रहो। तो रोज आप क्यूम्युलेटिवली जब रिवाइज करोगे ना तो फिर आपका ये बढ़िया हो जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक, मतलब आज आपने 2 पेज किए तो कल जो आपको नए वाले 2 पेज करने हैं तो वो नए 2 पेज के साथ साथ पुराने वाले 2 पेज रिवाइज करो। फिर परसों आप ये 4 पेजेस रिवाइज करो, 2 और नए पेज करो। फिर उसके अगले दिन ये पूरे 10 पेजेस रिवाइज करो, ये मतलब पूरे 8 पेजेस रिवाइज करो एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा, तभी ये वाला चैप्टर आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा और साथ साथ क्वेश्चंस आप लोग करते रहोगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।